महारानी लक्ष्मीबाई का शासनकाल और झांसी की लड़ाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने लगभग 10 महीने तक अंग्रेजों की ओर से झांसी राज्य का यथाशक्ति प्रबंधन किया और जब तक ब्रिटिश सरकार का अधिकार दोबारा पूरी तरह से स्थापित नहीं हो गया तब तक उस प्रांत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इसी विचार से उन्होंने झांसी में बहुत सारी सेना इकट्ठी की थी। जिस समय लक्ष्मीबाई के पति जीवित थे उस समय उनके अनेक स्वाभाविक गुण प्रकट नहीं हो पाए, परंतु राज्य प्रबंध का भार सिर पर आते ही उनका एक एक गुण विकसित होने लगा। उन्होंने बहुत कम समय में ही झांसी प्रांत का इतना अच्छा प्रबंध किया कि उनके राज्य कार्य कुशलता, प्रजा प्रेम, न्याय कुशलता, सर्वधर्म परायणता आदि अनेक गुणों से झांसी की प्रजा बहुत सुखी और संतुष्ट हो गई। झांसी के राज दरबार में पहले के समान शोभा दिखाई देने लगी और शहर में तरह तरह के नए नए कारखाने शुरू हो गए। वे कमर तक कंचुकी पहनती थी जो सुनहरे जरीदार कमर पट्टे से मजबूती से बंधी रहती थी। लक्ष्मीबाई की वेशभूषा नई हो गई। उनके कमरपट्टे में 2 नकाशीदार दमकश के बने और चांदी से मढ़े हुए पिस्तौल तमंचे रहते थे। इन्हीं के साथ एक सुडौल पेश कवच भी रहता था जिसकी तेज नोक जहर में बुझाई गई थी और जिसका एक छोटा सा घाव भी जानलेवा होता था। मामूली साड़ी के बदले एक सुंदर गोरी स्त्री की इस प्रकार की विचित्र पोशाक देखकर किसी युवा पुरुष का भ्रम होता था। कभी कभी वे स्त्रियों की पोशाक पहनकर कचहरी जाती थी। उस समय वे सफेद चादर और चोली पहनती थी। उनके गले में मोतियों की एक माला और उंगलियों में हीरे की एक अंगूठी रहती थी। इसके अलावा उन्होंने और सारे आभूषणों को पहनना छोड़ दिया था। दरबार में वे किसी को दिखाई नहीं पड़ती। उनके बैठने के लिए एक अलग कमरा निश्चित था जिसके दरवाजे पर 2 भालेदार हाथों में सोने के भाले लिए हुए खड़े रहते थे। महारानी के पास दीवान लक्ष्मण राव कागज कलम दवात लिए बैठे रहते थे और जो कुछ वे कहती थी लिखते जाते थे। लक्ष्मीबाई की बुद्धि बहुत तेज थी। उनके सामने जो मामला आता था उसकी वे खूब जांच करती और खुद उसका निर्णय करती थी। उनकी न्याय दक्षता से सब लोग प्रसन्न थे। टेलर साहब ने महारानी के संबंध में लिखा है, महाराष्ट्र ब्राह्मण जाति की स्त्री रानी लक्ष्मीबाई पर्दे में रहना पसंद नहीं करती थी। वे प्रतिदिन अपने मृत पति की गद्दी पर बैठती, रिपोर्ट और अर्जियां सुनती और हुक्म देती थी। वे अपने पद के अनुसार धैर्य और निश्चय बुद्धि से व्यवहार करती थी। महारानी की धर्म पर भी बहुत श्रद्धा थी। वे हमेशा श्री महालक्ष्मी के मंदिर में कभी पालकी और कभी घोड़े पर बैठकर जाया करती थी। रास्ते में जो गरीब भिखारी लोग मिलते थे उनको कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर वे प्रसन्न करती थी। उनकी उदारता और दान शक्ति के संबंध में अनेक बातें प्रसिद्ध हैं। एक दिन जब महारानी श्री महालक्ष्मी के दर्शन करके दक्षिण दरवाजे से वापस आ रही थी उस समय हजारों भिखारी रास्ते में खड़े होकर शोर करने लगे। तब महारानी ने दीवान लक्ष्मण राव से पूछा कि यह शोर क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब भिखारी हैं। आजकल ठंड के दिन है तो वे कपड़ों की मांग कर रहे हैं। ठंड होने के कारण उन्हें बहुत कष्ट होता है, इसलिए इन लोगों की यह प्रार्थना है कि आप उनकी कुछ सहायता करें। यह सुनकर महारानी के कोमल अंतःकरण में बहुत दया उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि शहर के सब भिखारियों को पेट भर भोजन दिया जाए और हर आदमी को एक एक रजाई, टोपी और कंबल दिया जाए। महारानी की आज्ञा के अनुसार झांसी के सारे भिखारियों को भोजन और वस्त्र दिए गए। उनके शासन समय में कोई भी गरीब भिखारी दुखी नहीं थी। महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होने में बहुत कुशल थी। घोड़े की परीक्षा में तो वे अद्वितीय थी। उस समय उनका नाम अश्व परीक्षा में इतना प्रसिद्ध था कि जब भी कोई घोड़ा खरीदता तब वह महारानी के पास उसे दिखाना जरूर जाता था। एक दिन एक सौदागर 2 घोड़े लेकर महारानी के पास आया। दोनों घोड़े देखने में बहुत अच्छे थे। लक्ष्मीबाई ने उन घोड़े की परीक्षा करके कहा कि एक घोड़े की कीमत 1000 रुपए और दूसरे की 50 रुपए। यह सुनकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इस अंतर का कारण पूछने लगे। तब लक्ष्मीबाई ने कहा
कि दूसरे घोड़े की छाती में चोट है। यह देख घोड़े वाला बहुत प्रसन्न हो गया। उसने महारानी की अश्व परीक्षा की खूब प्रशंसा की। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत दयालु थी। युद्ध में जो पुरुष घायल होते थे उनको वे खुद देखती, उनके शरीर पर हाथ फेरती और मलहम पट्टी का प्रबंध करती थी। इस दयालुता के कारण ही उनकी प्रजा उन्हें मां के समान मानती थी। लक्ष्मीबाई की चतुराई, उदारता, दयालुता आदि गुणों को देखकर यही कहना पड़ता है कि यदि उस भयानक विद्रोह के समय वे झांसी की रक्षा नहीं करती और किले को अपने अधिकार में ना ले लेती तो वह प्रांत विद्रोहियों के हाथ में चला जाता। परंतु दैव योग से महारानी लक्ष्मीबाई के शासन समय का अंत और उसी के साथ उनकी जीवन लीला का भी समाप्त होने का समय निकट आ गया। जिस समय यह सोच रही थी कि सन 1857 के जून महीने में मैंने अंग्रेजों की जो सहायता की और झांसी प्रांत की रक्षा के लिए मैंने जो कोशिश की है उसके बदले अंग्रेजी सरकार से मुझे पुरस्कार मिलेगा। जबलपुर के कमिश्नर, सेंट्रल इंडिया के पॉलिटिकल एजेंट और कमिश्नर आदि बड़े बड़े अफसरों के पास भेजे हुए खलीतों का अच्छा प्रभाव होगा। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु की अंतिम इच्छा के अनुसार न्यायी और उदार अंग्रेज सरकार की ओर से बालक दामोदर राव के हक का उचित विचार करके उनको वंश परंपरागत झांसी की गद्दी दी जाएगी। ठीक उसी समय दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के मन में बिना कुछ सोच विचार के ही यह बात समा गई कि लक्ष्मीबाई विद्रोही है और झांसी विद्रोहियों का बहुत बड़ा अड्डा है। इसलिए सरकार की आज्ञा से यूरोपीय युद्ध काल विशारद प्रसिद्ध सेनापति सर ह्यूरोज साहब अपनी प्रचंड सेना लेकर झांसी पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। महारानी लक्ष्मीबाई की सारी आशाएं खत्म हो गई। हालांकि इस बात की खबर झांसी में पहुंच गई थी कि अंग्रेजी सेना झांसी की ओर आ रही है, फिर भी उन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दरबार में जो एक दो पुराने आदमी थे उन लोगों ने नई दरबारियों को बहुत समझाया और कहा कि इस समय उचित प्रबंध करना चाहिए, परंतु उन लोगों ने किसी की भी नहीं सुनी। तब नाना भोपेटकर नाम के एक वृद्ध पुरुष ने महारानी से एकांत में मिलकर कहा कि मैं झांसी की गद्दी का पुराना सेवक हूँ। यह समय बहुत कठिन है। यह नहीं कहा जा सकता कि आपने जो खलीते समय समय पर सरकार के पास भिजवाए थे वे सब सुरक्षित पहुंचे गए होंगे। इसलिए अब अपने एक वकील को भेजकर भारत सरकार को यह बात अच्छी तरह से समझा दीजिए कि झांसी के विद्रोह से आपका कुछ संबंध नहीं है और सरकार की आज्ञा से आप इस राज्य का प्रबंध कर रही हैं। यदि यह बात सरकार को पता नहीं होगी तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। महारानी खुद राजकाज में कुशल और विचारशील थी। उन्हें नाना भोपेटकर की सलाह पसंद आई और उन्होंने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि ग्वालियर और इंदौर के पॉलिटिकल एजेंटों के पास अंग्रेजी जाने वाला एक वकील भेजा जाए। परंतु मंत्रियों की मूर्खता और असावधानी से यह काम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने यह काम अपनी मंडली के एक नवयुवक के हवाले कर दिया और वह ना तो ग्वालियर गया और ना ही इंदौर, किंतु सिंधिया के ईसागढ़ नाम के सूबे में जाकर रामचंद्र बाजीराव के यहाँ ठहरा और वहां से झूठा पत्र व्यवहार करने लगा। दुख की बात यह है कि झांसी दरबार के लोगों ने अपने वकील की झूठी चिट्ठियों पर विश्वास कर लिया। हालांकि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सरकार की तरफ से झांसी राज्य का प्रबंध कर रही थी, फिर भी उचित समय पर और उचित तरीके से सरकार को सारा हाल समझा देने में उनके दरबारियों ने बहुत बड़ी गलती की। महारानी की राजनिष्ठा सरकार को पता चल जाती तो वह झांसी पर कभी चढ़ाई नहीं करते। झांसी में 1897 के जून महीने में जो भयानक विद्रोह हुआ था उसका वर्णन सुनकर अंग्रेज अधिकारियों का मन संतप्त हो गया था। उन्होंने यही समझा कि उस हत्याकांड में महारानी लक्ष्मीबाई जरूर शामिल थी। इसलिए विद्रोहियों का दमन करने के लिए सरकार ने खूब तैयारियां की। विलायत से सर ह्यू रोज को बुलाया गया और 16 सितंबर सन 1897 को वे बंबई पहुंच गए। उन्होंने कमांडर इन चीफ सरवेल और बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट हैमिल्टन की सलाह से झांसी पर चढ़ाई की तैयारी की और कमांडर इन चीफ की आज्ञा से सेना के 2 भाग किए गए।
एक भाग बम्बई और मद्रास की सेना का किया गया, जिसका केंद्र स्थान मऊ में निश्चित किया गया। पहले भाग पर सर ह्यू रोज और दूसरे पर ब्रिगेडियर जनरल बिटलॉक नियुक्त किए गए। सर ह्यू रोज ने अपनी सेना के 2 भाग किए। पहले भाग में बम्बई का 3रा रिसाला, 14वीं लाइट ड्रैगन्स, हैदराबाद के कंटिनेंजेंट के 2 रिसाले, 17वीं पलटन के 2 भाग, बम्बई नेटिव इन्फेंट्री, 24वीं पलटन और 3 तोपखाने थे। दूसरे भाग में बम्बई के रिसाले का मुख्य भाग, हैदराबाद कंटिनेंजेंट और का रिसाला, 3री बम्बई यूरोपियन रेजिमेंट, 28वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री, हैदराबाद कंटिनेंजेंट की 1 पैदल पलटन, भोपाल का तोपखाना और मद्रास साइपर्स की 1 कंपनी थी। इस सेना का पहला भाग मऊ में और दूसरा सीहोर में रखा गया। इस सारी सेना का अधिकार सर ह्यू रोज ने 17 दिसंबर सन 1897 को अपने हाथ में लिया। तारीख 6 फरवरी सन 1898 को रोज और हैमिल्टन ने अपनी सेना को सीहोर की ओर बढ़ाया। रास्ते में भोपाल की बेग के भेजे हुए 700 सिपाही इस सेना में आकर मिल गए। इन लोगों को साथ लेकर रोज साहब सागर की ओर विद्रोह का दमन करने के लिए चल दिए। सर ह्यू रोज की सेना ने सागर से 24 मील दूर पर रहटगढ़ नामक स्थान में अपना डेरा डाला। उस समय रहटगढ़ का किला मुसलमान पठानों के अधिकार में था। मुसलमानों ने अपने किले की रक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध किया था।